नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां दस्तक देनी है उस राजनीति पर जिसकी सोच का सिद्धांत है चलती का नाम गाड़ी, यानी जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। चलती का नाम गाड़ी यानी कुछ भी चल जाए, भले ही मुद्दे जस के तस रह जाएं। महंगाई पर चलती का नाम गाड़ी वाली राजनीति होती है। 48 साल से महंगाई पर बैलगाड़ी से साइकिल तक प्रदर्शन की गवाह बन रही संसद की कहानी हम आपको दिखाएंगे। हमारा दूसरा मुद्दा होगा वो आमदनी जिसके लिए जनता दिन रात आप और हम काम करते हैं, लेकिन माननीयों की ज्यादा चलती है, उन्हीं की आमदनी बढ़ती है। और तीसरी कहानी और खबर हमारी होगी उस विकास के वादे की जो ओलंपिक में मेडल पक्का करने के बाद ही खिलाड़ी के घर की सड़क पक्की करना उन्हें याद आता है। तो आइए शुरुआत हम संसद आपको लिए चलते हैं, जहां सदन तो ठीक से नहीं चल पाता, लेकिन महंगाई पर प्रदर्शन जरूर खबरों में आ जाता है। 48 साल पहले का ये वीडियो कुछ दिनों से सुर्खियों में आया है, जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के सामने विपक्ष में होने वाली बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद तक जाने के लिए निकलते हैं। 1973 में वो संसद का शीतकालीन सत्र था, जब कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ वाजपेयी बैलगाड़ी में संसद प्रदर्शन के लिए जाते हैं। और अब 48 साल बाद जब देश की संसद का मानसून सत्र चलता है, तब विपक्ष में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी साइकिल पर विपक्ष के नेताओं के साथ संसद की तरफ निकलते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग बात कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। राहुल 1973 में संसद जाती विपक्ष की बैलगाड़ी से 2021 में विपक्ष की साइकिल तक क्या सिर्फ सरकारें बदली, न महंगाई का मुद्दा बदला, न महंगाई की राजनीति। 48 साल के फासले पर गवाह खड़ी संसद तक बैलगाड़ी और साइकिल पर टंगे विपक्ष के पोस्टर की तुलना से समझिए। वाजपेयी जब बैलगाड़ी से आए तो 2 पोस्टर दिखे और राहुल गांधी की साइकिल पर भी 2 पोस्टर महंगाई के नजर आते हैं। पहला पोस्टर बैलगाड़ी के साथ समर्थक पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चलते दिखते हैं। तो अब 38 साल बाद महंगाई के मोर्चे पर साइकिल पर निकले राहुल की साइकिल पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का पोस्टर ही दिखता है। फर्क बस यह है कि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे की वृद्धि, जो तब के हिसाब से बहुत बड़ी थी, उसके खिलाफ बैलगाड़ी से संसद तक आए थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड 100 रुपए पार होने के विरोध में साइकिल से संसद तक आते हैं। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ जब वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आए, तब पेट्रोल की कीमत देश में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़कर हो गई थी। अभी पेट्रोल की कीमत देश के ज्यादातर जिलों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। और अब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। दिलचस्प बात यह कि जिस दौर में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आकर मोर्चा खोलते थे, तब प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी पेट्रोल बचाने का संदेश देने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक बग्घी से चल रही थी। और अभी तेल की महंगाई पर जब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं, तो बीजेपी के कई नेता तेल बचाने के लिए साइकिल या पैदल चलने की नसीहत जनता को देते हैं। मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई
पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर देखिए, जब वाजपेयी प्रदर्शन करते हुए बैलगाड़ी पर आए तो दूसरा पोस्टर था केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर टैक्स की महंगाई का। ये वो दौर था जब एलपीजी गैस नहीं, मिट्टी का तेल ही प्रमुख स्रोत था। और अब राहुल की साइकिल पर भी 800 रुपए के पार चल रहे गैस सिलेंडर का पोस्टर जगह बना लेता है। 1973 के उस दौर में केरोसिन की महंगाई बहुत भारी जनता पर पड़ती थी। उस दशक के आंकड़े बताते हैं कि 1977 में देश में सिर्फ 32 लाख लोगों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन था। आज की राजनीति में जब गैस की महंगाई का मुद्दा साइकिल यात्रा तक आ चुका तो देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन जरूर सरकार ने उज्ज्वला योजना की मदद से पहुंचा दिया, लेकिन उस सिलेंडर को भराने का पैसा गैस की महंगाई ने दूर कर दिया। दोबारा धुएं की नौबत आ गई। यहाँ गैस बहुत महंगी हो गई, जो सरल था अब यहाँ बहुत दिक्कत है रोटी बनाने में चूल्हे में। आप कैसे बनाती थी? पहले उसका इस्तेमाल करती थी गैस? गैस से बनाते थे, जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। क्यों दोबारा से गैस खरीदने में क्या समस्या आ रही? क्योंकि ये महंगी बढ़ी थे, हमें रोजगार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सरकारें बदली, विपक्ष भी, संसद में बैलगाड़ी से साइकिल तक महंगाई का मोर्चा आ गया। तो क्या महंगाई वो धुआं है जो हर सत्ता के अधीन फैलता है, मुद्दा बनता है, लेकिन दूर नहीं हो पाता? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। महंगाई बढ़ती है, आमदनी घटती है और आज की दस्तक देती अगली कहानी से पहले आप प्लीज इस फर्क को समझिए कि जनता के लिए जो नियम सैलरी और पेंशन के लिए बनते हैं वो हमारे सांसद, मंत्रियों, विधायकों पर बिल्कुल लागू नहीं होते। हमारे देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। मतलब यह हुआ कि विधायक रहते हुए और बाद में अगर कोई सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी बराबर मिलता है। इसी तरह से राज्यसभा सांसद चुने जाने और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन भत्ता और विधायक, सांसद की पेंशन भी साथ साथ मिलती है, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलती है। सरकारी नौकरी में जनता को एक न्यूनतम समय की नौकरी करने के बाद ही पेंशन के लायक माना जाता है, जबकि नेताओं को एक दिन का विधायक या सांसद बनने पर भी पेंशन की पात्रता हो जाती है। मतलब यह हुआ कि ये सारे के सारे नियम उनके लिए अलग होते हैं जो पहले से करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक होते हैं। अब आज की खबर भी आप सुन लीजिए। दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता 60% तक बढ़ा दिया गया है और अब सोचिए आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है। विजेंद्र जी मेरी बात, विजेंद्र जी 2014-15 जिस दिल्ली विधानसभा के भीतर 292 करोड़ की संपत्ति वाले विधायक जी तक बैठते हैं, जिस विधानसभा के 70 में से 69 सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा की है, जिस विधानसभा में आपके विधायकों की औसत संपत्ति 14 करोड़ रुपए है और जिस असेंबली के भीतर बीजेपी के विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपए है, उसी विधानसभा के पहले से करोड़पति विधायकों का वेतन भत्ता अब 60% तक बढ़ा दिया गया। विजेंद्र जी किसने कहते विधानसभा बंद हो जाएगी? दिल्ली के विधायकों को अब 54,000 की जगह 90,000 रुपए का वेतन भत्ता मिलेगा, जिसमें बेसिक सैलरी है 30,000, बाकी चुनाव क्षेत्र का भत्ता 25,000 रुपए, सचिवालय भत्ता 15,000 रुपए, वाहन भत्ता 10,000, टेलीफोन के नाम पर 10,000, कुल 90,000 रुपए महीने का दिल्ली के विधायक पाएंगे। आम आदमी के मन में कहीं सवाल ना आ जाए कि भाई हमारी जेब कट रही है और यहाँ विधायकों को जमकर सैलरी बढ़ाकर बट रही है। वास्तविकता ये है कि विधायकों की इस समय की जो सैलरी और पर्क्स हैं वो 53,000 रुपए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 90,000 किया गया है, जो अभी भी 70% से अधिक की वृद्धि है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है, तब 10 साल
के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। मतलब महंगाई विधायकों के लिए बढ़ी तो सैलरी भी 54 की 90,000 हो गई और जनता महंगाई को खुद एडजस्ट करती रहे। एसबीआई की आर्थिक शाखा की 20 दिन पहले आई रिपोर्ट बता चुकी है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों ने जब जनता का खर्च 13% बढ़ाया तो आम आदमी ने एडजस्ट करते हुए दाल, चावल, आटा, शैम्पू, बिस्किट समेत दूसरे किराना सामान में कटौती करनी शुरू कर दी। एसबीआई की मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट ने बताया था कि तेल की महंगाई के आगे सरेंडर कर चुकी जनता ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपना खर्च भी घटा दिया। रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि जिंदगी सरल करने वाले प्रोडक्ट और सर्विस पर भी पिछले 6 महीने में जनता 60% खर्च अपना घटाकर तेल भराने की महंगाई का बोझ उठा रही है। जहाँ 100 रुपए का पेट्रोल लगता था 200 का लगने लगा। डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ते जा रही है। जो पहले हम 500 का पेट्रोल ला के पूरे लगभग 15 दिन चलते थे, अब 7 दिन में डलवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जेब पे फर्क तो पड़ ही रहा हमारी। जनता बोझ उठाती है और विधायक दिल्ली के बढ़ी हुई सैलरी से जेब भरेंगे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की दलील आती है। आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायकों की। देश में नेताओं को अपने कम वाले वेतन की कितनी चिंता होती है, इसकी गवाही भी देखिए और सुनिए। पहले देखिए इन तस्वीरों को। पटना में जब अपनी सैलरी के लिए वार्ड सेक्रेटरी उतरे तो पुलिस ने पानी की बौछार करके उन्हें पीछे धकेला। वेतन के लिए ऐसे ही कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता है हर राज्य में, जब अपने हक की सैलरी पाने की मांग पर लाठियां भी खाने को मिलती। लेकिन अब इन्हीं लाठी खाते कर्मचारियों की तस्वीरें देखकर याद करिए कि क्या आपने कभी देश में किसी भी राज्य के विधायक, किसी भी जगह पर किसी राज्य के सांसद को अपने वेतन और भत्ते के लिए सड़क पर, संसद में, विधानसभा में प्रदर्शन करते देखा क्या? क्यों देखेंगे? क्योंकि वेतन भत्ता सब आपस में मिल कर लेते हैं। देश में सबसे ज्यादा तेलंगाना के विधायकों को 2.5 लाख का वेतन भत्ता हर महीने मिलता है। उत्तराखंड के विधायक 1,98,000 रुपए महीने का पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधायकों की सैलरी अलाउंस 1,90,000 रुपए महीना। हरियाणा के विधायकों का 1,55,000, राजस्थान में 1,42,000, बिहार में 1,30,000 रुपए, यूपी में 95,000 रुपए। कई राज्यों में तो मंत्रियों के वेतन भत्ते पर टैक्स भी सरकार ही जनता के पैसे से भर देती है। बाकी दिल्ली में डॉक्टर और कर्मचारियों की सैलरी के पैसे देने पर लड़ने वाले बीजेपी आपके विधायकों ने अपनी सैलरी के बढ़ोतरी पर हाथ मिला लिया। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज की पहली 2 रिपोर्ट्स दिखाने के बाद आज की दस्तक ये है कि कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले नेता ही पेंशन के पात्र बने। नेताओं को एक से ज्यादा पद की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सदन में हंगामा करने वाले सांसदों का दैनिक भत्ता रोक देना चाहिए। किसी भी राज्य में मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरने की छूट नहीं होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो फिर अपनी राय #आज तक के साथ सोशल मीडिया में जरूर रखिए और प्लीज अपनी आवाज उठाइए। चलती का नाम गाड़ी की तीसरी कहानी विकास के वादों पर आधारित है हमारी, जहां विकास का वादा है चलते रहता है लेकिन दिखता नहीं। सड़क एक बुनियादी जरूरत है जिसे आम जनता को देना प्रशासन, सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहानी बताती है कि एक बेटी ने जब देश के लिए ओलंपिक से मेडल लाना पक्का किया तब उसके घर की पक्की सड़क बनाने की याद हमारे सिस्टम को आई, हमारी सरकार को आई। एक अधूरी सड़क जिसे बनाने का काम सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी के फोकस में ही नहीं था। ये कच्चा सा रास्ता पक्की सड़क बनाने के लिए फोकस में तब आया जब इसी सड़क से मिट्टी में सनकर गुजरती रही बेटी ने ओलंपिक में मेडल पक्का कर दिया। असम की लवलीना बॉक्सिंग में कांस्य पदक पक्का कर चुकी है। बुधवार का सेमीफाइनल आगे की राह तय करेगा। लेकिन असम के गोलाघाट जिले के गांव में रहने वाली लवलीना के घर का ये रास्ता बनाना तब याद आया जब मेडल लेकर बेटी का घर आना तय हुआ। ये रास्ता किसी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर जाने का होता तो कब का बन जाता, लेकिन अब बन पा रहा है।
क्योंकि यहीं रहने वाली बेटी ने अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के खाए हैं, दर्द सहा है और देश के नाम बॉक्सिंग में मेडल पक्का किया है। यहाँ मैच हो रहा था, लवलीना ने दंगल शुरू किया। इसके पहले कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हराती, यहाँ पर काम शुरू हो गया था और मैच खत्म होने के बाद अगले 2 दिन के अंदर जिस सड़क पर कभी पैदल नहीं चल सकते थे, साइकिल नहीं जा सकती थी, आज वहाँ गाड़ियों की लाइन लग गई है लंबी। अब 1, 2, 10 नहीं 20 गाड़ियाँ, चाहे वीआईपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ के लोग हों, लगातार बड़ी संख्या में अब आने लगे उनके परिवार से मिलने के लिए। और कम से कम ये एक तोहफा मिला है लवलीना की इस पहली जीत पर कि कम से कम उनके घर तक पहुँचने वाली जो कच्ची सड़क थी, आज उसकी हालत बेहतर हो गई है। 30 तारीख सुबह में आ गया, एकदम सुबह से अभी तक चल रहा है। क्या जाने और 10 दिन का बाद क्या जाने ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला था उन्होंने, क्या कहा था आपसे? जब वो लवलीना घर आएगा उसके आगे रास्ता ठीक हो जाएगा। पिता बेटे की मेहनत पर खुश हैं और बेटी के कारण गांव को मिलती सड़क के लिए भी। जहां क्वार्टर फाइनल में लवलीना की जीत के बाद से असम के इस छोटे से गांव में घर वालों को बधाई देने वाले नेता, मंत्री, एनजीओ और प्रशंसक आ रहे हैं। और तब एक चैंपियन के घर की सड़क बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। गिट्टी डाली गई है, रोड रोलर चल रहा है, गिट्टी डालकर कच्चे रास्ते को पक्की सड़क के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी की भी सफलता का सेहरा अपने सिर पर बांध लेने वाली सियासत, सिस्टम और सरकार को अपनी जिम्मेदारी तब नहीं आती जब इसी कच्चे रास्ते से मिट्टी में सनकर लवलीना बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए गुजरती थी। पहले जो ये रास्ता का जो कंडीशन था ना, बहुत ही खराब था, क्योंकि जो लवलीना साइकिल लेके या प्रैक्टिस में जाती थी तो साइकिल का जो कंडीशन देख के पता चल जाता है, क्योंकि साइकिल में पूरा गंदगी हो जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ क्या हुआ, कोई नहीं सर आज बरसात दिया है, बहुत कंडीशन खराब है। तो कभी कभी क्या करता है, उन लोग साइकिल नहीं लेके यहाँ से रनिंग करके जाता था वहाँ पर। देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना के घर की सड़क बनाकर दरअसल अपनी ड्यूटी समय से ना निभाने वाले अब अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डाल रहे हैं। क्योंकि जब लवलीना के घर लौटने पर देश विदेश का मीडिया पहुंचता तो देश की बेटी की जीत के साथ खबरें कच्ची सड़क पर सिस्टम के हार की भी बनती। हेमंता नाथ के साथ आशुतोष मिश्रा, गोलाघाट, असम, आज तक। और अब वो खबर जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर दस्तक दी है। सिर्फ शादी के लिए डराकर, झूठ बोलकर धर्म बदलने वालों को ये नसीहत अदालत की जरूर सुननी चाहिए। धर्म भक्ति का एक साधन मात्र है, इसे किसी विशेष पूजा पद्धति से ना बांधा जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई से लिया जा सकता है। मुगल शासक की हिंदू पत्नी का नाम लेकर उदाहरण और सबक सीखने की टिप्पणी रूपी नसीहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन लोगों के लिए आई जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करते और कराते हैं। मामला लव जिहाद से जुड़ा था, जहां हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ शादी करने के लिए डर, धोखे, लालच और दबाव में किया गया धर्मांतरण सही नहीं होता। ऐसे धर्मांतरण में पूजा पद्धति तो बदल जाती है, लेकिन धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती। इस तरह के धर्मांतरण से देश और समाज पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ शादी के लिए डराकर कराया गया धर्म परिवर्तन धर्म के ठेकेदारों और समाज बांटने वालों को बढ़ावा देता है। शादी करने के लिए कभी धर्म को परिवर्तन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है और शादी एक अपनी जगह है, उसमें धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है परिवर्तन करने की, शादी करने के लिए। तो ये सब चीजें जब समाज में हमारे सामने आती हैं तो भेदभाव का एक माहौल उत्पन्न होता है, जिससे पूरे समाज का माहौल खराब होता है। जिस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जोधा अकबर से सीख लेने की नसीहत शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को दी, वो केस उत्तर प्रदेश में एटा के जावेद नाम के आरोपी की बेल पर सुनवाई के दौरान आया, जिस पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़की का पहले धोखे से धर्म परिवर्तन कराया, फिर निकाह कर लिया। जेल में बंद आरोपी जावेद की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए छल कपट या जबरन धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ सख्त कानून बना है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी देर हो, लेकिन विपक्षी दल अपना अपना मोर्चा दुरुस्त करने में जुट गए हैं। देश की राजनीति में इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। बंगाल चुनाव के बाद
पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी जबरदस्त हो रही है, लेकिन पीएम मोदी के विरुद्ध चेहरा कौन होगा इसे लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ममता दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं, तो राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? वो चेहरा पवार होंगे, ममता होंगी, नीतीश कुमार होंगे या फिर राहुल गांधी? सवाल यह भी है कि मोदी विरोध के नाम पर ये बड़े नेता एक दूसरे का नेतृत्व क्या स्वीकार करेंगे? और एक दिलचस्प बात यह भी कि राहुल जब सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकाल रहे थे, तब उन्हीं के सहयोगी अमित शाह, शरद पवार अमित शाह से मिल रहे थे। राहुल गांधी के सहयोगी हैं शरद पवार, वो मिल रहे थे अमित शाह से। तो अंदाजा लगाइए आप, सियासत की तरह शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। जैसे समझना इसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गहरी मंदी में है। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो सेंसेक्स पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाने के बाद 25,000 पर पहुंच गया, वो आज 3 अगस्त को 54,000 के नजदीक है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है, सोचिए। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं राजनीति की, जहां 2024 की तैयारी सभी विपक्षी दलों ने कर ली है। कांग्रेस पार्टी है वो वेंटिलेटर पे है। जब पार्टी वेंटिलेटर पर है तो चौधरी बनने के जो एक्सीलेटर पे चल रहे हैं वो कहाँ बहरा के गिरेंगे पता नहीं। बनर्जी कह रहे ममता दीदी नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। उम्मीद करती हूँ कि अगले 2024 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई नारी बने। नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। मशहूर कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। 2024 में भले ही अभी वक्त हो, विपक्ष के एक भी नेता की स्थिति पीएम मोदी को सीधे टक्कर देने की ना हो, फिर भी आम चुनाव से तकरीबन 3 साल पहले ही मोदी का विकल्प बनने के लिए होड़ शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या 2024 में एक बार फिर मोदी बनाम राहुल के बीच टक्कर होगी, या फिर ममता बनर्जी विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी? जया जी कह रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे 2024 में महिला प्रधानमंत्री हो। जया जी ये बोल के गई है अभी। हाँ जरूर, जया जी ठीक बोल रहे हैं, हम भी उससे सहमत हैं। संसद से सड़क तक ममता भले ही खुद को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने पर तुली हो, लेकिन बंगाल के बाहर उनके करिश्मे की एक सीमा है। कांग्रेस ये बात जानती है, इसीलिए उसने राहुल को मैदान में उतार दिया है। जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो संसद ना जाके कुछ इस तरह से मार्च करते हुए राहुल गांधी साइकिल के जरिए नजर आ रहे। इन दो तस्वीरों को राहुल गांधी की 2024 वाली तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में पहले राहुल ने विपक्षी नेताओं को सुबह के नाश्ते पर बुलाया और फिर संसद तक साइकिल मार्च निकाला। मगर सवाल ये उठता है कि 13 पार्टियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाकर राहुल गांधी ने कौन सा संदेश देने की कोशिश की है? क्या राहुल गांधी विपक्ष को ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस के बिना मोदी को नहीं रोका जा सकता? क्या राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ किसी भी मोर्चाबंदी के लिए वो सबसे जरूरी है? We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मिली। ममता के इस दौरे को 2024 से जोड़कर देखा गया। माना गया कि ममता खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के दिल्ली से लौटते ही राहुल गांधी का एक्टिव होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर झगड़ा, जो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में साफ, केरल में नाकाम और असम में बेअसर साबित हुई हो, क्या उसके नेता राहुल गांधी 2024 में विपक्ष की ओर से मोदी के खिलाफ चेहरा हो सकते हैं? कांग्रेस और राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब हाँ में दिखता है। इसीलिए पार्टी की तरफ से जनता से जुड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हुए नहीं। जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। कांग्रेस के हौसले बुलंद होने की सबसे बड़ी वजह देश भर में उसकी मौजूदगी है, जिसके बल पर शायद उसने विपक्ष के नेता की कुर्सी पर दावा ठोकना भी शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव में अभी तकरीबन 3 साल का समय है और राजनीति में तो हफ्ता भर भी लंबा समय होता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल कोई भी अवसर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। राजनीति की तरह देश का मार्केट भी लोगों को हैरान कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड बना डाला। पहली बार निफ्टी 16,000 के बाहर चला गया तो सेंसेक्स 54,000 के करीब पहुंच गया है। सोचिए कैसे हो रहा है। जिस देश की विकास दर को दुनिया की हर बड़ी रेटिंग एजेंसी घटा रही हो, वहां सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। जिस देश में बेरोजगारी दर जुलाई के आखिर में 7.14% पहुंच गई हो, वहां शेयर बाजार ऊंचाई का नया कीर्तिमान कैसे बना रहा है। जिस देश में ईंधन का खर्च बढ़ने की वजह से जनता खाने पीने और स्वास्थ्य खर्च में कटौती कर रही हो, उस देश में शेयर बाजार को पंख कैसे लग गए। अगर कोई भारत के शेयर बाजार की नई उछाल को देखेगा तो उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा कि भारत की इकोनॉमी कितने गंभीर संकट में है। भारत के शेयर बाजार में जहां गजब की तेजी है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक्सपर्ट गंभीर चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन शेयर बाजार के लिए हर दिन मंगलमय साबित हो रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। निफ्टी पहली बार 16,000 के पार जाकर 16,130 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 53,823 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की रफ्तार अच्छे जानकारों को हैरान कर रही है, क्योंकि जिस देश ने सबसे सख्त लॉकडाउन देखा हो, जहां तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सुस्ती पर विपक्ष सवाल उठा रहा हो, वहां शेयर बाजार में तगड़ा मुनाफा कमाने वालों को देखकर देश हैरान है। सवाल यह है कि सेंसेक्स को ऊंची छलांग लगाने की शक्ति आखिर कहां से मिल रही है। शेयर बाजार हमेशा दो कारणों से बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये कि शेयर बाजार के निवेशक आज की परिस्थिति नहीं भविष्य की तरफ देखते हैं, और इसलिए हमेशा शेयर बाजार में चर्चा आज की होती है और निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये एक फंडामेंटल बुनियादी कारण है। दूसरी चीज ये है कि पूरे कोविड के दौरान दुनिया भर के शेयर बाजारों ने मंदी के बीच में भी अच्छी बढ़ोतरी, अच्छी तेजी दिखाई लगातार। उसकी वजह अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से ज्यादा बाजार में उपलब्ध पूंजी होना और बाजार में लिक्विडिटी होना था। जैसे भारतीय शेयर बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, मंदी है, डिस्कनेक्ट है, पर इस डिस्कनेक्ट के बाद भी चूंकि बाजार में निवेश के कोई विकल्प नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत निवेश उपलब्ध है वो सब शेयर बाजार की तरफ जा रहा है। और इसको करीब से देखने में दो आंकड़े समझना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में मार्च से लेकर अभी तक विदेशी निवेशकों ने करीब 47,000 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन भारतीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय निवेशक और छोटे निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया तो सेंसेक्स 25,000 तक गिर गया था, लेकिन इस साल जनवरी तक ये 50,000 और फिर 15 फरवरी को आए बजट को देखकर 52,000 को पार कर गया। लेकिन आज तो सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 54,000 के करीब पहुंच गया। सेंसेक्स की इसी रफ्तार ने लाखों छोटे निवेशकों को शेयर बाजार के जोखिम भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई मुनाफे की गंगा में हाथ धोने को बेताब है, जबकि तमाम एजेंसियां लोगों की कमाई और बचत के लगातार कम होने की खबर दे रही हैं। फिर भी सेंसेक्स का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसने लाखों लोगों की छोटी बचत को बहुत बड़े जोखिम में डाल दिया है। क्योंकि जो शेयर बाजार
छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर गिरने का आदी हो, वो कब बैठ जाएगा कहा नहीं जा सकता। यही वो बात है जो एक्सपर्ट के नजरिए से आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। 3 बड़े फैक्टर। नंबर 1, शेयर बाजार में एक स्वाभाविक रूप से करेक्शन आता है। जब बहुत ऊंचे लेवल पर शेयर्स पहुंच जाते हैं तो बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया और एक स्वस्थ शेयर बाजार की निशानी है, क्योंकि बाजार हमेशा बढ़ते ही नहीं रहना चाहिए। उसमें गिरावट आएगी, लोग उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मुनाफा निकालेंगे, तभी दोबारा खरीद आएगी। 2 फैक्टर स्ट्रक्चरल हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो कोविड की तीसरी लहर है। वो कितनी गहरी हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है, कितने लोगों पर असर डाल सकती है, इसके बारे में अभी में कोई अंदाज नहीं है कि इसका असर किस तरह से होने वाला है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर वो महंगाई है, और महंगाई आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी उलटफेर की वजह बनती है। महंगाई की बढ़ती हुई दर एक पैरेलल बॉन्ड मार्केट में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बना रही है, और वो शेयर बाजार के लिए एक नकारात्मक खबर हो सकती है। यदि बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसका संकेत अमेरिका और यूरोप के बाजारों से मिलने लगा है, और भारतीय बाजार में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, तो उसका असर शेयर बाजार के सेंटिमेंट पर, उसकी अंतर्धारणा पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। चौथा महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम पर बाजार की निगाहें हैं। फिलहाल अभी ऐसे संकेत हैं जिनमें कि सरकार के का फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल है, चीजें थोड़ा सा बेहतर होती दिखाई दे रही हैं कोविड की दूसरी लहर के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम स्लो पड़ा या उसमें गिरावट आई, तो उसका असर शेयर बाजार की सेंटीमेंट या अंतर्धारणा पर दिखाई दे। बाजार में जब तेजी आती है तो एक दूसरे को देखकर लोग निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए जानकारों की राय है कि उसी कंपनी के शेयरों में निवेश करें जिसके कारोबार को आप समझते हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार भले ही रिकॉर्ड स्तर पर हो, लेकिन उसमें निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे में मोटी कमाई के लालच में शेयर बाजार में निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।